तो आज हमारे सामने जो कहानी के हिस्से हैं उन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम कोई पुरानी धूल भरी एल्बम देख रहे हैं जी। जिसमें एक पूरे समाज की, एक पूरे दौर की उथल पुथल कैद है। कहानी का जो मुख्य पात्र है अमरकांत, वो अपने ही परिवार, समाज और अपने ही आदर्शों में मतलब एक तरह से उलझा हुआ है। उसकी यात्रा एक घर के अंदर शुरू हुए विद्रोह से लेकर सड़कों पर होने वाले एक बड़े आंदोलन तक जाती है। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये हिस्से एक माइक्रोस्कोप की तरह हैं। इनसे हम सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि उस पूरे समाज को देख पाते हैं जो कई तूफानों से गुजर रहा था। यहाँ परंपरा और आधुनिकता की टक्कर है, दौलत और सेवा के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, और हाँ, एक इंसान की अंतरात्मा और समाज के दबाव के बीच एक लगातार कशमकश है। तो आज हम 3 खास चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, अमरकांत का ये जो निजी और वैचारिक संघर्ष है वो असल में है क्या। दूसरा, इस पूरी लड़ाई में महिलाओं ने कैसे चौंकाने वाली भूमिकाएं निभाईं। और तीसरा, शहर और गांव के विद्रोह एक दूसरे से कितने अलग थे। तो चलिए सबसे पहले उस टकराव से शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। अमरकांत और उसके पिता समरकांत के बीच एक तरफ बेटा है जो सेवा और आदर्शों की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ पिता जिसका मानना स्रोत में साफ साफ लिखा है कि पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई जरूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की जरूरत थी। ये पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि समरकांत ही कहानी के विलन हैं। क्या वो सिर्फ एक लालची इंसान है या उस दौर में ऐसी सोच आम थी? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए, समरकांत को सिर्फ एक विलन मान लेना बहुत आसान है। हमें ये समझना होगा कि ये विचारधारा आई कहाँ से। समरकांत की पीढ़ी ने शायद वो दौर देखा था जहां पैसा ही सब कुछ था। वही ताकत थी, वही सुरक्षा, वही इज्जत। उनके लिए शायद चोरी का माल बेचकर पैसा कमाना भी जायज था अगर उससे परिवार की संपत्ति बढ़ रही है तो। अच्छा। जबकि अमरकांत की पीढ़ी वो आज़ादी के आंदोलन और गांधीवादी विचारों से प्रभावित हो रही थी, जहां सेवा और त्याग सबसे ऊपर थे। तो ये सिर्फ बाप बेटे की लड़ाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की आत्मा के लिए चल रही एक बड़ी लड़ाई का छोटा सा रूप है, जो बस एक घर के अंदर लड़ी जा रही है। वाह, मतलब ये दो लोगों का नहीं, दो अलग अलग हिंदुस्तान का टकराव है। और अमरकांत का विद्रोह सिर्फ अपने पिता के पैसे के खिलाफ नहीं है, वो तो पूरे सिस्टम के ही खिलाफ है। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई को लेकर भी उसका नजरिया कितना अलग है। वो कहता है हमारी डिग्री है, हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। मतलब अगर आत्मा ही नहीं जागी तो कागज की डिग्री तो बेकार है। आज के जमाने में ऐसी बातें कौन सोचता है? बिल्कुल, और यही आदर्शवाद उसे अकेला भी कर देता है। घर में अगर उसे किसी से थोड़ी हमदर्दी मिलती है तो वो है उसकी सौतेली बहन नैना। वो हमेशा उसका साथ देती है। और उसका शहर छोड़कर गांव जाने का जो फैसला है वो भी इसी सोच का नतीजा है। वो भाग नहीं रहा है, वो अपने सिद्धांतों को जीने के लिए एक जमीन तलाश रहा है। स्रोत बताते हैं कि वो उस शिक्षा व्यवस्था से भी तंग आ चुका है जहां शिक्षक उसके शब्दों में ज्ञान के सौदागर बन गए हैं। हाँ, जो कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहते हैं। सही। तो उसका गांव जाना एक तरह की तीर्थ यात्रा है, अपनी सच्चाई की खोज में। और शहर में जब वो अपनी सच्चाई खोज रहा था तो वहीं सामाजिक आंदोलन की आग भी भड़क रही थी। मंदिर में प्रवेश को लेकर जो संघर्ष हुआ वो तो बहुत ही नाटकीय है। एक तरफ ब्रह्मचारी जी जैसे लोग हैं जो अछूत माने जाने वाले लोगों को मंदिर में घुसने पर जूतों से पीट रहे हैं, और फिर डॉक्टर शांति कुमार आते हैं और एक जोरदार भाषण देते हैं कि भगवान की दृष्टि में न कोई छोटा है न बड़ा। लेकिन बातों से बात नहीं बनती और हिंसा भड़क उठती है। और यही कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। इस पूरी हिंसा और भगदड़ के बीच एक नई नेता का जन्म होता है। कौन? अमरकांत की पत्नी सुखदा। सुखता, वही सुखता जिसे अब तक एक विलासिनी के तौर पर दिखाया गया था, जिसे रेशमी कपड़े भी चुभते थे। हाँ, वही सुखदा। जब हिंसा के बाद लोग डर कर भागने लगते हैं तो उन्हें ललकारती है, उन्हें वापस लड़ने के लिए बुलाती है, और लोग उसकी बात सुनते हैं। उसे विजय की देवी कहा जाने लगता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बदलाव तो कमाल का है। जो सुखता रेशमी कपड़ों की शिकायत करती थी वो अब जेल जाने को तैयार है। ये थोड़ा अचानक नहीं लगता? मतलब कहानी में क्या पहले कोई संकेत थे कि उसके अंदर ये चिंगारी है? बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये अचानक लग सकता है, लेकिन अगर हम पीछे देखें तो सुखदा में हमेशा एक तरह की बेचैनी थी। वो उस विलासिता में खुश नहीं थी। उसे एक मकसद की तलाश थी,
जो उसे अमरकांत के सिर्फ किताबी आदर्शों में नहीं मिल रहा था। अच्छा। जब उसने आंदोलन की उस ताकत को, उस ऊर्जा को अपनी आंखों से देखा, तो शायद उसे वो मकसद मिल गया। ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि दबी हुई ऊर्जा का एक विस्फोट है। उसने देखा कि असली ताकत महलों में नहीं, सड़कों पर है। तो सुखदा को सड़कों पर एक नया मकसद मिला, लेकिन नैना की कहानी तो वो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली है। वो तो हमेशा से ही आदर्शवादी थी, अमरकांत की सबसे बड़ी सपोर्टर। उसका गरीबों के लिए बेहतर घरों की मांग को लेकर हजारों लोगों के जुलूस का नेतृत्व करना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, लेकिन उसका अंत उसी के पति मनीराम के हाथों होता है, जो उसे गोली मार देता है। ये तो बहुत ही भयानक है। एक सामाजिक आंदोलन एक व्यक्तिगत त्रासदी में बदल जाता है। हाँ, और ये उस समाज की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है। सुखदा और नैना दोनों अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को तोड़कर बाहर निकलती हैं, लेकिन समाज का नजरिया देखिए। सुखदा जब नेतृत्व करती है तो उसे देवी बना दिया जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उसका संघर्ष एक धार्मिक प्रतीक से जुड़ा था। लेकिन नैना, जो सीधे सीधे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, गरीबों के लिए घर मांग रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। और उसे चुप कराने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसका अपना पति है। तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज एक मजबूत महिला को तब तक ही स्वीकार करता है जब तक वो उसके बनाए दायरों में रहकर लड़ रही हो? जैसे ही वो उन दायरों को तोड़ती है, वो खतरा बन जाती है। एक बहुत ही शक्तिशाली व्याख्या है। नैनाकांत यही दिखाता है कि पितृसत्ता का सबसे क्रूर रूप अक्सर घर के अंदर ही छिपा होता है। इन दोनों महिलाओं की कहानियां यही दिखाती हैं कि उस दौर में बदलाव की मशाल उठाने वाली औरतों को कितनी बड़ी और अलग अलग तरह की कीमतें चुकानी पड़ती थी। तो शहर में हमने देखा कि आंदोलन धर्म और नागरिक अधिकारों से जुड़ा था, भाषण और जुलूस जैसे हथियार थे। लेकिन अमरकांत तो इस सबसे दूर एक गांव पहुंच चुका था। वहां की दुनिया तो बिल्कुल अलग थी। वहां विद्रोह की शक्ल कैसी थी? क्या वहां भी इन्हीं आदर्शों की लड़ाई थी, या वहां की लड़ाई किसी और ही चीज की थी? वहां की लड़ाई पेट की थी, अस्तित्व की थी। अमरकांत जब गांव पहुंचता है तो गरीबी देखकर हिल जाता है। स्रोत में लिखा है, मानो दरिद्रता छाती पीट पीट कर रो रही हो। वो वहां एक पाठशाला शुरू करता है, लेकिन जल्दी उसे एक असली लड़ाई का सामना करना पड़ता है। किसानों का मेहनत के खिलाफ आंदोलन। फसलों के दाम गिर गए हैं, लेकिन मेहनत का लगान उतना ही है। यहाँ लड़ाई बराबरी की नहीं, बल्कि जिंदा रहने की है। और यहाँ भी हमें संघर्ष के तरीकों पर एक बहस दिखती है। स्वामी आत्मानंद है, जो आक्रामक कार्रवाई चाहते हैं। उनका कहना है कि किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ अमरकांत है, जो संयम और बातचीत की वकालत कर रहा है। बिल्कुल, ये गांधीवादी और क्रांतिकारी तरीकों के बीच का क्लासिक टकराव है। और इस टकराव का नतीजा भी हिंसा ही होता है, लेकिन इस बार की हिंसा ज्यादा क्रूर और व्यक्तिगत है। सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए किसी और को नहीं, बल्कि अमरकांत के ही दोस्त सलीम को भेजती है। क्या? सलीम को? हाँ, वही सलीम जो कभी गरीबों से हमदर्दी रखता था, अब व्यवस्था की वर्दी पहनकर उन पर हंटर बरसा रहा है। अरे, ये तो कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। एक दोस्त ही अपने दोस्त के आंदोलन को कुचलने आ जाता है। सलोनी नाम की एक बूढ़ी औरत, जो अमरकांत को देवरजी कहकर बुलाती थी, उसे सलीम के लोग इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसकी देह सूज जाती है। एक अच्छा इंसान व्यवस्था का इतना क्रूर हथियार कैसे बन सकता है? सलीम का किरदार इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो दिखाता है कि व्यवस्था कैसे अच्छे लोगों को भी तोड़ मरोड़ कर अन्याय का हिस्सा बना देती है। सलीम खुद इस बेबसी को समझता है। एक जगह वो कहता भी है, गरीबों के खून पर तो अपनी परवरिश हुई, अब और क्या कर सकता हूं। मतलब वो जानता है कि वो गलत कर रहा है। हाँ, वो जानता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये दिखाता है कि शोषक और शोषित के बीच की जो रेखा है, वो कई बार कितनी धुंधली हो सकती है। अमरकांत का आदर्शवाद यहां आकर जमीनी हकीकत की चट्टान से टकराता है। तो आज हमने एक ऐसे युवक की यात्रा देखी, जिसका अपने पिता के खिलाफ शुरू हुआ एक निजी विद्रोह एक बड़े सामाजिक संघर्ष में बदल गया। हमने देखा कि कैसे सुखदा और नैना जैसी महिलाओं ने इन आंदोलनों को एक नई दिशा दी और इसकी सबसे भारी कीमत भी चुकाई। शहर के अधिकारों की लड़ाई से लेकर गांव के अस्तित्व के संघर्ष तक, ये कहानी उस समय के समाज की हर परत को उधेड़ कर रख देती है। इन अंशों से एक बात साफ होती है, ये एक ऐसे समाज की कहानी है जहां व्यक्तिगत धर्म और जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है, उनके बीच एक लगातार टकराव चलता रहता है। हर किरदार को मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, जहां कोई आसान या सही जवाब नहीं होता।
सही बात है। अमरकांत के आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच की खाई, सलीम का दोस्ती और फर्ज के बीच फंसना, और सुखता का विलासिता और त्याग के बीच का सफर, ये सब उसी एक बड़े टकराव के अलग अलग रूप हैं। कहानी का अंत एक तरह के समझौते से होता है। किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई जाती है और अमरकांत जैसे कैदी रिहा हो जाते हैं। एक तरह से ये एक जीत लगती है। लेकिन इतनी हिंसा, इतने बलिदान और इतने वैचारिक संघर्षों के बाद सोचने वाली बात ये है, क्या व्यवस्था के भीतर रहकर किया गया सुधार सच में कोई बदलाव लाता है, या सच्ची क्रांति के लिए उस पूरी व्यवस्था को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है?